इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी फूड यानी खाने के घटक, यानी खाने में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ फूड्स क्या क्या होती है, क्या क्या खाना हम लोग खाते हैं, वेरियस अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या खाना बनता है, और जो हम फूड खा रहे हैं वो हमें उसका क्या सोर्स है, वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से क्या क्या मिलता है और प्लांट्स से क्या क्या मिलता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। इन चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमने अलग भारत के अलग अलग पार्ट्स में या राज्यों में जो खाने खाए जाते हैं वो भी हमने देखे थे। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। जो खाना होता है, खाने में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और बैंगन की करी हो सकती है, बैंगन की सब्जी। अनदर में भी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। यानी जो दूसरा तरह का खाना होगा उसमें राइस हो सकता है, सांबर हो सकता है और कोई सब्जी हो सकती है जैसे कि भिंडी की सब्जी हो, लेडी फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। एक और तरह का खाना हो सकता है जिसमें अप्पम होगा जो कि साउथ इंडियन है, फिश करी होगी यानी मच्छी की सब्जी और वेजिटेबल्स होंगी, सब्जी होगी। तो इस तरह से खाने कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि एक और हो सकता है जिसमें इडली, सांबर और डोसा होगा। एक और हो सकता है बंगाल का खाना जिसमें कि मछली और राइस होगा, फिश और राइस होगा। तो अलग अलग तरह के खाने हो सकते हैं। अभी एक्टिविटी 1 है। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain। यानी हमारा जो खाना होता है उसमें एक चीज कम से कम अनाज की होती है, जैसे रोटी या राइस हो गया तो वो अनाज से बनता है यानी ग्रेन से बनता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। दूसरा आइटम हो सकता है तो दाल हो सकता है या चिकन या मीट हो सकता है कोई, या एक वेजिटेबल हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और खाने के साथ साथ हो सकता है कि दही भी हो, यानी या बटर मिल्क हो जो मट्ठा होता है वो, या फिर एंड पिकल यानी कि अचार हो। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो एक टेबल 2.1 दिया है, इसमें अलग अलग स्टेट्स में जो मील्स हैं उनकी डिटेल्स दी है, जो कि सिर्फ 2 स्टेट्स की डिटेल दी है, बाकी हमें कहा गया है कि हमें फीड करनी है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। जो हमने चैप्टर 1 में अलग अलग स्टेट्स के हमने फूड्स पढ़े थे उन्हें सिलेक्ट करना है और एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन 2.1 टेबल। यानी हमें उन मील्स में से कुछ और ऐड करके ये सभी स्टेट्स की जो आइटम, ग्रेन्स क्या खाते हैं, दाल या मीट क्या खाते हैं, वेजिटेबल क्या खाते हैं एंड और कुछ भी खाते हैं तो वो लिखना है सभी स्टेट्स के लिए। तो ऐसे हमको बहुत सारे और रोज बनानी पड़ेंगी सारे स्टेट्स को कवर करने के लिए। आगे देखते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। हो सकता है कि हम सबके पास सारी वैरायटी ना हो खाने की। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में या बस में, तो जो भी हमें रास्ते में मिलेगा वही हम खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरा ये है कि हो सकता है हम सब लोग इतनी वैरायटी फूड की ना खाते हों, कम ही वैरायटी खाते हों। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर है जिसके कारण हम लोग इस तरह का खाना खाते हैं जिसमें कि चपाती होती है, दाल होती है या मीट होता है या सब्जी होती है, कर्ड होती है यानी दही होती है, उसके साथ पिकल होता है या
और जो बटर मिल्क होता है, ये सब हो सकता है। तो ये कुछ ना कुछ कारण है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह का खाना खाना जरूरी है किसी स्पेशल कारण से? ये 2.1 जो है टॉपिक, व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन, यानी जो हम फूड आइटम अलग अलग हैं, जैसे कि रोटी है, दाल है, सब्जी है, कर्ड है, ये आइटम्स में क्या क्या होता है? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक कोई आइटम बनता है, जैसे दाल बनती है, तो दाल में एक इंग्रेडिएंट या इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे राइस होता है तो राइस में हम पानी डाल के बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। दीज तो ये हम अभी इसके बाद हम एक्टिविटी देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी जो हमने करनी है वो कैसे है। एक्टिविटी 1 है रीजन अब्लिक स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल या मीट, वेजिटेबल एंड अदर्स। यानी पहले हम स्टेट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उसमें ग्रेन यानी अनाज होता है वो लिखेंगे, फिर दाल या मीट जो वो खाते हैं उस स्टेट में वो लिखेंगे, फिर वेजिटेबल कोई सब्जी खाते हैं तो वो लिखेंगे, और अदर्स कुछ और अगर है तो वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पंजाब दिया हुआ है। पंजाब में मक्की या कॉर्न, मक्की की रोटी होती है, राजमा होती है, सरसों का साग होता है वेजिटेबल यानी मस्टर्ड लीफ की करी, एंड कर्ड और घी होता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में राइस होता है, तुअर दाल एंड रसम होता है, कुंदरू की सब्जी होती है, बटर मिल्क होता है यानी मट्ठा, घी, पिकल होता है। उसके बाद राजस्थान में वीट होती है जिससे रोटी बनती है, लाल मांस होता है जो मीट होता है, गट्टे की सब्जी होती है यानी कि वो एक सब्जी होती है, घी और पिकल होता है। गुजरात में राइस होता है, दाल होती है, शाक होता है यानी वेजिटेबल का मिक्स, ढोकला बनाते हैं वो, एंड कड़ी, गुजराती कड़ी होती है। उसके अलावा दे हैव कर्ड ऑल्सो। महाराष्ट्र में राइस होता है, दाल होती है, भाखरी होती है, भाखरी एक तरह की वेजिटेबल होती है, कोशिम्बीर होती है और रायता होता है, रायता। ऐसे ही बिहार में भी राइस होता, भात बोलते हैं राइस को, दाल होता है, तरकारी होती है यानी सब्जी और अचार होता है। ऐसे बंगाल का जो स्टेपल फूड है वो भात है और माछ है, भात माछ, एंड दाल होती है, देन शाक होती है विच इज़ वेजिटेबल, दे हैव चटनी, देन मिठाई में संदेश होता है एंड कर्ड होता है, स्वीट कर्ड। ऐसे तमिलनाडु में राइस डोसा होता है, सांबर होता है, पोरियल होता है वेजिटेबल मिक्सचर, रसम होता है, कर्ड होता है, पिकल होता है, कोकोनट चटनी होती है। तो इस तरह से हमने कुछ ये जो मेन स्टेट्स हैं उनकी जो स्टेपल फूड है उनमें क्या ग्रेन लग खाते हैं, दाल क्या होता है, वेजिटेबल होती है कि नहीं होती है, और अदर्स होता है, वो हमने इस एक्टिविटी 1 में किया है। इसको हम छोटा करके देख लेते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है जो हमने कर लिया है। आइए अब चैप्टर में आगे देख लेते हैं। सेकंड पेज, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी। जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, जो ये फूड के अंदर होती हैं अलग अलग चीज़ों में। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी ये जो फूड के अलग अलग पार्ट्स में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, और इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं यानी पोषक तत्व बोलते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर नेम्ड। जो सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स।
In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. तो हमारे पास जो ज़रूरी हैं न्यूट्रिएंट्स जो खाने में ज़रूरी होते हैं वो होते हैं मेजर जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा वी हैव डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ये सब हमारी डाइट का हिस्सा, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमें खाना इस तरह का होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें मिल सकें हमारी डाइट में. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स? क्या जो भी हम खाएं वो सब में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw vegetable contains one or more of these nutrients. तो हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for the nutrients. यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारे पास विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं उनके लिए जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. तो लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. यानी हम ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को फाइंड आउट करने के जो टेस्ट हैं वो हम खुद कर सकते हैं. ये टेबल 2.2 में होगा. तो हम टेबल 2.2 में नीचे करेंगे. अभी हम पढ़ लेते हैं. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. तो जो हम ये टेस्ट कैरी आउट करते हैं उसमें हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. हमें टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर्स की भी जरूरत पड़ेगी इन टेस्ट को करने के लिए. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. यानी ये जो हम टेस्ट करेंगे ये कुक्ड फूड आइटम्स के ऊपर भी और रॉ मटेरियल के ऊपर, दोनों के ऊपर हो सकते हैं. टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. जो टेबल 2.2 नीचे है उसमें कैसे इसमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है वो टेस्टों से वो उसमें लिखा है. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. तो कुछ फूड आइटम्स दिए हैं इस टेबल में. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. तो आप या तो वही आइटम ले लें जो उस टेस्ट में टेबल 2.2 में लिखे हैं या आप कोई और आइटम्स भी फूड आइटम्स ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. आप इन टेस्ट को केयरफुली करें, ध्यान से करें और इनमें कोई भी केमिकल को गलती से ईट या टेस्ट नहीं करना, खाना या टेस्ट करना नहीं है. If the required solutions are not available in ready-made form, your teachers can prepare them as given in the box. यानी ये जो सॉल्यूशन ऊपर बताया था आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट या NaOH जो कास्टिक सोडा है, तो हम ये सॉल्यूशंस को बना सकते हैं ऐसे और टीचर्स बना सकते हैं जो कि नीचे दिया है ऐसे बना सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होता है वो जानते हैं कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. यानी जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे फूड में वो स्टार्च या शुगर की फॉर्म में होते हैं. वी कैन फाइंड स्टार्च या शुगर. वी कैन स्टार्च जो होती है जैसे आलू में स्टार्च होती है, शुगर तो हमको मालूम ही है वो हर चीज़ में शुगर होती है. आलू में भी, गन्ने में भी एंड रोटी में भी, राइस में भी शुगर का पोर्शन होता है. वी कैन इजीली टेस्ट इट इफ अ फूड कंटेन्स स्टार्च. तो हम फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं उसका हम टेस्ट आसानी से कर सकते हैं. ये लिखा हुआ है कि हम सॉल्यूशंस को, अगर हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं. इसमें लिखा है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन
can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to the test tube half filled with water. यानी आयोडीन का अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाना है तो हमें टिंचर आयोडीन लेंगे, उसकी कुछ बूंदों को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि आधा पानी भरा होगा, तो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा आयोडीन का। इसी तरह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाना है 100 मिलीलीटर वाटर में, यानी थोड़े से वाटर में, यानी 1 कप पानी में, 1 कप से थोड़े कम पानी में हमें 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाना है, तो हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। इसी तरह से 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। यानी हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा अगर मिलाते हैं जो बाजार में मिल जाता है, उसको 100 ml वाटर में मिलाएंगे, यानी आधे पौने कप में मिलाएंगे, तो हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे सॉल्यूशन रेडी हो गए, अब हमको इसके बेस पर एक्टिविटी करनी है, यानी टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कोई एक फूड आइटम ले लें या कच्चा फूड आइटम ले लें, जैसे कि हम एक पोटैटो ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस आलू को काट के उस पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालना है जो हमने ऊपर तैयार किया है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? जब हम इस पे 2-3 ड्रॉप्स को डालेंगे आलू, कटे हुए आलू के ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन को, तो हम देखेंगे क्या उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है, क्या वो ब्लू या ब्लैक कलर का बन रहा है, ब्लू ब्लैक कलर उसके ऊपर, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जो ऐसे ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको स्टार्च वाली चीज के ऊपर डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है, समझ लें एक तरह से। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हमने कटा हुआ आलू रखा है और आयोडीन का ब्राउन सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं, ये ब्राउन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, और जब ये सॉल्यूशन को 2-3 ड्रॉप्स हम इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टार्च का टेस्टिंग कर सकते हैं आयोडीन से। जो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, यानी जो ब्लू ब्लैक कलर अगर हो जाता है तो इसका मतलब है उस आइटम में, आलू में स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो इसी तरह से टेस्ट को हम दूसरे फूड आइटम्स के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे शुगर रख सकते हैं, चपाती रख सकते हैं, या कोई और चीज़ रख सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, और उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदे डालकर थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है उसका कलर, तो इसका मतलब है कि वो उसमें स्टार्च है, और अगर उनका कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च नहीं है। अब इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। टेबल 2.2 में न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम ऑफ द फूड आइटम, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फूड आइटम लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं लिखेंगे, फिर प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर फैट प्रेजेंट है कि नहीं है वो लिखेंगे। तो जैसे रॉ पोटैटो हमने कच्चा आलू लिया तो स्टार्च उसमें है। ऐसे ही मिल्क में प्रोटीन, स्टार्च है नहीं है लेकिन प्रोटीन है। ऐसे ही ग्राउंडनट लेंगे तो उसमें फैट प्रेजेंट है, और इसी तरह से हमें आगे भी इन आइटम्स के लिए भी टेस्टिंग करनी है। अभी तो हमने स्टार्च का पढ़ लिया, अब हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. हमें फूड आइटम जो जिसमें चेक करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है टेस्टिंग के लिए, और जो अगर वो सॉलिड है तो उसे हमने पहले पेस्ट बनाना है या फिर पाउडर बनाना है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी उसको हाथ से या तो उसको मैश कर लें या फिर उसको मिक्सी में पीस लें, पाउडर बना लें। Put some of this in a clean test tube
Add 10 drops of water to it and shake the test tube. जो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें थोड़ा सा ये जो फूड का आइटम है जो हमने उसको हमने पीसा है या मैश किया है हाथ से, उसको लेकर के हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके ऊपर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यही 10 बूंदे पानी की डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. यानी अब ड्रॉपर से हम उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे, जो कॉपर सल्फेट हमने बनाया है सॉल्यूशन, और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा जो सॉल्यूशन बनाया उसकी. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसको अच्छे से हिलाएं और टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए रख दें. व्हाट डू यू सी? आप क्या देखेंगे? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कुछ है वो वॉयलेट कलर का हो गया है क्या? वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर का. अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. और अगर ये वायलेट कलर का हो जाएगा इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. इसी तरह से हम दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उनमें भी हम प्रोटीन की टेस्टिंग कर सकते हैं. जैसे अगर हम मिल्क की टेस्टिंग करना चाहें तो वो बहुत आसान है, क्योंकि मिल्क तो पहले ही लिक्विड फॉर्म में है. तो मिल्क की थोड़ी सी बूंदे हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, यानी पानी डालेंगे 10 बूंदें. उसके बाद उसको अच्छे से हिला करके उसमें ड्रॉपर से 2 बूंदें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे और 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा की डालेंगे और फिर उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से हिला के उसको रख देंगे. और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो जो दूध था उसका कलर वायलेट हो गया है, यानी बैंगनी हो गया. इसका मतलब मिल्क में प्रोटीन है. ये है टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन. इस तरह से करते हैं हम. इसी तरह से हम लोग ये फैट्स के लिए टेस्ट करते हैं. जैसे हमने पहले अभी स्टार्च के लिए और प्रोटीन के लिए टेस्ट किया है, इस तरह से हम फैट्स के लिए भी टेस्ट करते हैं कि फैट किसी फूड आइटम में है या नहीं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. कोई एक फूड आइटम की छोटी सी थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, उसको एक पेपर में रैप करके उसको क्रश कर लेना है, यानी उसको अच्छे से दबा देना है ताकि वो दब जाए पूरा. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. इस तरह से करना है कि वो पेपर फटे नहीं. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब पेपर को सीधा करना है जिस पेपर में हमने वो फूड आइटम को लपेटा था. डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या उसमें कोई ऑयली पैच मतलब तेल दिख रहा है पेपर में लगा हुआ? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. उस पेपर को लाइट के सामने रख के देखें. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको पीछे से लाइट दिखाई दे रही है उस पेपर के थ्रू? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट. अगर वो पेपर के ऊपर हमें जो ऑयली पैच दिखे, यानी तेल का एक जमा हुआ थक्का दिखे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर वो फूड आइटम में जो हमने पेपर में दबाया था फैट है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. जो फूड आइटम होते हैं उनमें थोड़ा सा पानी भी होता है कई बार. देयरफॉर यू हैव आफ्टर यू हैव रब्ड द आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. इसलिए हम जब एक बार वो फूड आइटम है उसको पेपर पर जब हमने लगाया टेस्ट के लिए दबाया था, तो उसके बाद हमें पेपर को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी सूखने के लिए, ताकि अगर कोई पानी है तो वो सूख जाए और अगर उसमें कोई फैट है तो ऑयल का उसमें धब्बा सा नजर आएगा हमको. इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड. अगर उसमें कोई पानी होगा तो इट वुड ड्राई अप, यानी वो सूख जाएगा कुछ देर में. इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. यानी अगर उसमें हमको कोई
ऑयली पैच नहीं दिखता है, यानी कि तेल का धब्बा नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है उस फूड आइटम में कोई फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? ये टेस्ट से हमको क्या समझ में आता है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? तो अगर हम सारे आइटम्स टेस्ट करें तो क्या सब आइटम्स में फैट, प्रोटीन और स्टार्च होगा? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जिसमें कि एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हैं, मतलब पोषक तत्व हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या कोई आइटम है जिसमें कि ऐसा कोई भी, तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने जो फूड आइटम है उनको 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया था। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स। ये 3 आइटम्स हमने टेस्ट किए थे अलग अलग तरह से। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा विटामिन और मिनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में होते हैं, फूड के अलग अलग आइटम्स में होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? तो अब है इसका पार्ट 2.2 का है जो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो अलग अलग तरह के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी को के लिए क्या करते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, जिससे कि हम काम कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से। और खाने में क्या चीज एनर्जी देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट्स होते हैं, जो घी में होता है या बटर में होता है या ऑयल में होता है, वो फैट्स जो होते हैं वो भी हमको एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सच तो ये है कि जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी जिन फूड्स में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी जो हमको शक्ति देते हैं, काम करने की एनर्जी देते हैं जो काम करने की, तो उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। अब ये फिगर्स हैं जिसमें लिखा हुआ 2.3 और 2.4 में कि हम कौन से आइटम किस किस चीज़ से मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, फैट किससे मिलता है। अब प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो एनर्जी के लिए होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, यानी बढ़ने के लिए और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं ये जो कि टेबल्स दिए हैं फिगर 2.3 कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फिगर 2.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो हम पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं, किस किस में होता है। जैसे कि वीट है, वीट मतलब गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी आलू में भी। शुगर केन में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि जो गन्ना है जिससे शुगर बनती है। ऐसे पपाया में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मेलन में भी यानी खरबूजे में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। पपाया मतलब पपीता। मैंगो यानी आम में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे ही ये जो मक्का है, भुट्टा, इसका जो मक्की होती है, मक्की में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऐसे ही राइस है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। इसलिए हमारे खाने में या तो हम वीट खाते हैं, गेहूं, आटा, राइस, रोटी, या फिर राइस खाते हैं, या फिर मक्की की रोटी खाते हैं, या फिर बाजरे की रोटी खाते हैं। और ये मेन 4 चीज़ें जो हैं ये, इनको हम ग्रेन्स बोल देते हैं,
यानी अनाज बोलते हैं। और ये अनाज में से एक चीज हमारे खाने में जरूर होती है, या तो रोटी या राइस या बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी या आटे की रोटी मतलब। तो ये हम इन चारों चीजों में से एक चीज जरूर होता है। इसलिए हमारे फूड का मेन पार्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमको एनर्जी देता है, और उसके लिए इन चारों में से एक आइटम खाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैट्स। जो ये फैट्स है ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जो ऊपर ए में दिए हुए हैं। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी फ्लावर का ऑयल। ऐसे मस्टर्ड ऑयल है जो कि सरसों का तेल है। ऐसे कोकोनट ऑयल है जो कोकोनट से ऑयल मिलता है, यानी नारियल का तेल। सोयाबीन का ऑयल है, सोयाबीन से जो मिलता है। ऐसे ग्राउंड नट यानी मूंगफली में भी फैट होता है। और ये नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम काजू, इनमें भी फैट होता है। और जो ये तिल है, सफ़ेद तिल, इसमें भी ऑयल होता है, तो तिल का भी तेल निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे प्लांट सोर्स हैं। जो ऊपर हमने अभी आपसे बात किया वो प्लांट से मिले हैं ऑयल्स। अब ये हैं जो सेकंड बी में, ये हैं सब के सब एनिमल से मिले हैं। जैसे मीट एनिमल से मिलता है, इसमें फैट होता है मीट में। फिश में भी फैट होता है। घी भी हमको एनिमल के मिल्क से मिलता है, काऊ या गोट या बफेलो के मिल्क से घी बनता है। मिल्क में भी फैट होता है। ऐसे क्रीम में भी फैट होता है, बटर में भी फैट होता है, और एग्स में भी फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें जिनमें फैट्स होता है ये सब हमको मिलती हैं, ये वाली पूरी हमको मिलती हैं, वी गेट इट फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ये हमको एनिमल से मिलता है। और जो ऊपर हमने देखा था ये पूरा का पूरा हमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल से मिलता है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स क्या हैं, और फैट्स के मेन सोर्स प्लांट्स में क्या है और एनिमल्स में क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये फोटोग्राफ में जो हमें दिखाया गया है ये हमें प्रोटीन सोर्सेज हैं, यानी प्रोटीन के सोर्स जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। ये प्लांट से मिल रहा है, और नीचे वाला जो है ये वेजिटेबल एनिमल से मिल रहा है। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जो ये ए है ऊपर वाला पिक्चर वो प्लांट सोर्सेज हैं, और बी जो नीचे वाला पिक्चर है वो एनिमल सोर्सेज। तो ये बी है, ये एनिमल सोर्सेज हैं ये सारे। और ए में ये पूरे के पूरे ये क्या है, ये प्लांट सोर्स हैं, ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, चना से। चना जो होता है ग्राम बोलते हैं, उससे मिलता है। यार ये मूंग से मिलता है, मूंग जो दाल होती है। ऐसे तुअर दाल से मिलता है। और ये जो बीन्स होती है राजमा, इसमें मिलता है। सोयाबीन से मिलता है, और मटर से मिलता है, यानी पीस से मिलता है। तो ये हमारे पास मेन सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, जो कि प्लांट से मिलते हैं हमें। और ऐसे ही हमारे पास ये मेन सोर्सेज हैं प्रोटीन के जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि पनीर, पनीर मिलता है हमको काउ मिल्क से। जब मिल्क को हम फाड़ते हैं तो मिल्क से पनीर बनता है। ऐसे ही फिश जो है वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। मीट भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और मिल्क भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और एग भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो एग, पनीर, फिश, मीट और मिल्क, ये सब हमको मिलता है एनिमल सोर्स है ये। तो अब हमने देखा कि प्रोटीन प्लांट्स में हमें किस किस चीज़ से मिलता है ज़्यादा, और एनिमल्स में हमें किस किस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी जो ये प्रोटीन हमने देखा, जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने के काम आता है, यानी बॉडी को बढ़ाने के, और बॉडी में जो रिपेयर्स की जरूरत होती है उसके लिए प्रोटीन काम आता है। तो इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आजकल जो बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं उनको भी प्रोटीन ज़्यादा खाना होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं विटामिन। अभी तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। यानी जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी।
विटामिन्स हमको और मदद करते हैं हमारी आंखें ठीक रखने में, हड्डियां ठीक रखने में, दांत ठीक रखने में और मसूड़े ठीक रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो विटामिन्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि सम ऑफ दीज विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जैसे ये इनके नाम अलग अलग हैं, इसी तरह से इनके जो काम हैं वो भी अलग अलग हैं। ये हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब खूब थोड़े से विटामिन, अलग अलग विटामिन का ग्रुप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सब अलग अलग तरह के विटामिन, विटामिन ए, सी, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये हमको अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी में पार्ट्स की को स्वस्थ रखने में यानी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी हमारी बॉडी को सब तरह के विटामिन चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी, डी, ई, सब विटामिन हमको चाहिए और विटामिन के भी चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन को यानी त्वचा को और आईज को, आंखों को हेल्दी रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। जो विटामिन सी होता है ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीजेस से लड़ने में, बहुत सारी डिजीजेस से लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो ये विटामिन डी होता है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को विटामिन कैल्शियम और बोन, कैल्शियम को यूज करने में यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में खाने से। यानी हमारी बोन्स तक जो कैल्शियम को पहुंचाता है और टीथ तक जो कैल्शियम को पहुंचाता है वो होता है विटामिन डी। तो इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम बोन्स तक और टीथ तक पहुंचे। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। यानी अलग अलग विटामिन अलग अलग फूड्स में होते हैं, जो फूड में जो विटामिन होता है वो हमें नीचे फिगर्स 2.6 से 2.9 तक दिखाया हुआ है। जैसे 2.6 में दिया हुआ है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए किस किस में होता है? मिल्क में विटामिन ए होता है, फिश ऑयल में होता है, मैंगो में होता है, कैरेट में होता है और पपाया में होता है विटामिन ए। और ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं, यानी इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है और इसलिए हमें ये सब आइटम्स खाने चाहिए। इसी तरह से विटामिन बी हमें मिलता है लीवर में, यानी कि जो कलेजी होती है चिकन या मटन की, उसमें वीट में मिलता है हमें, यानी जो आटा होता है उसमें भी हमें विटामिन बी मिलता है और राइस में भी विटामिन बी मिलता है। इसी तरह से विटामिन सी का सोर्स जो है वो है टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन एंड आंवला। यानी टमाटर, संतरा, अमरूद, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, लेमन यानी नींबू और आंवला, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। अब हम विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी के सोर्स हमारे पास क्या क्या है? विटामिन डी हमें मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, बटर मतलब मक्खन में। ऐसे ही चिकन लीवर में मिलता है, एग में भी मिलता है, अंडे में, और फिश में भी विटामिन डी मिलता है। और इसके साथ साथ विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। यानी अगर हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप विटामिन डी बनने लग जाता है। तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है मिनरल्स। अभी तक हमने पढ़ लिया विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। उसके बाद विटामिन पढ़ा है, अब मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल। जो ये मिनरल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को, जैसे विटामिन थोड़े मात्रा में चाहिए होते हैं, थोड़े से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में, ऐसे मिनरल्स भी हमें थोड़े से अमाउंट में चाहिए, लेकिन ईच वन इज एसेंशियल, ये सभी जरूरी हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी ये जितने मिनरल्स हैं वो सब के सब थोड़ी
क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन सबको सब ज़रूरी चाहिए हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत के लिए। some sources of different minerals are shown in figure 2.0। तो ये अलग अलग जो मिनरल्स हैं इसके सोर्सेस ये फिगर में दिए हुए हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन हमें फिश से मिलता है, जिंजर से मिलता है, और हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है, और कर्ड से मिलता है। इसी तरह से फास्फोरस हमें बनाना से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, व्हीट और राइस से भी मिलेगा। इसी तरह से आयरन के लिए, आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमें पियर्स में मिलता है, नाशपाती में, या चिकन के लीवर में, एप्पल में, और हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक वगैरह, स्पिनच वगैरह में मिलता है। एप्पल, पेयर्स, लिवर एंड स्पिनच। ऐसे ही जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम मिल्क और एग्स में मिलता है। तो ये हमने देखा कि ये हमारे अलग अलग मिनरल्स हैं, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। और ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये किस किस सोर्स से हमको मिल सकते हैं, कि क्या क्या आइटम खाने से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। इसके बाद में अभी तक हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे, ये जो हमने पढ़ा है कि हमको ये कौन कार्बोहाइड्रेट हमको किस किस फूड से कौन कौन से फूड से मिलता है, फैट्स हमें कौन कौन से फूड से मिलता है, प्रोटीन हमें कौन कौन से फूड से मिलता है, विटामिन और मिनरल्स हमें कौन कौन से फूड्स में मिलते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स ये हमें क्या क्या देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, मिनरल्स भी हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट वाटर, पानी। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यानी पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और पानी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जो फूड के अंदर जो हमने फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स खाए, उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है वाटर। यानी हमारी बॉडी उनको ले सके, उसके अंदर जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन, ये सब को ले सके, इसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट जो मटेरियल होता है, जो गंदी चीज़ होती है, वो यूरिन और हमारे पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। तो ज़्यादातर हमारा जो बॉडी में पानी होता है, जो हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें मिलती है लिक्विड्स से जो हम पीते हैं। जैसे कि हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ड्रिंक, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, या कुछ और पीते हैं, चाय पीते हैं, उससे हमारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जैसा हमने आपको बताया, पानी, दूध या चाय से। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हम सभी खाने में जो बनाने के लिए पानी डालते हैं। जैसे दाल बनाएंगे तो पानी डालेंगे, अगर हम राइस बनाएंगे उसमें भी पानी डालते हैं, अगर हम रोटी बनाते हैं उसके लिए भी हम आटा लगाते हैं, उसमें भी पानी डालते हैं। तो पानी हम कुक्ड फूड में भी डालते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। आइए देखते हैं कोई और सोर्स भी अगर पानी का है जो कि हमारी बॉडी को पानी देता है, वो हम चेक करेंगे। ये एक्टिविटी 3 है। इसमें लिखा है टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। या तो एक टमाटो लें या एक नींबू लें, टमाटर या नींबू लें, लेमन लें, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटें। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ
गीले होते हैं जब वो आप काटते हैं टमाटो को, या जो ये लेमन है, टमाटर को या नींबू को छोटे छोटे पार्ट्स में काटने पे क्या आपके हाथ गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, अब पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी आपके घर पर फ्रूट या वेजिटेबल कटें या उनको हम छोटा छोटा काटें, ग्रेट करें, मिक्सी में काट उसको काटें या मैश करें, मल दें, तो उसमें क्या फ्रेश वेजिटेबल्स में थोड़ा पानी, या फ्रूट्स में पानी निकलता है क्या? थोड़ा उसमें कुछ पानी दिखता है या हमारे हाथ पे पानी लगता है? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो अगर हम ऐसा देखें, उनको जो सब्जी को काटें हाथ से या फ्रूट को काटें, छोटा छोटा काटें या उनको पीस दें या मसल दें, तो उसमें से पानी निकलता है, हम देखते हैं कि उसमें पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो अगर हम जूस फ्रूट खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पानी होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो जो भी आइटम हम बनाते हैं उसमें ज़्यादातर आइटम्स में हम पानी डालते हैं, तो वो भी हमारी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी जो हम खाना खाते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स की मात्रा होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि या कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खा ली या विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा खा ली। जितना क्वांटिटी जनरली एडवाइजेबल है यानी खाना चाहिए उतना उस हमारे फूड में होना चाहिए। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो खाना हम एक दिन भर में खाते हैं, पूरा का पूरा जो भी खाते हैं, वो हमारी डाइट है। डाइट का मतलब आहार। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities। तो हमारी जो शरीर है उसमें ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए और मेंटेनेंस के लिए यानी ठीक ठाक रहने के लिए, हमारी सेहत ठीक रखने के लिए हमारी जो डाइट है यानी जो हमारा खाना है उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए राइट क्वांटिटी में, जितना ज़रूरी है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर राइट क्वांटिटीज में होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी एक चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज बहुत कम नहीं होनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो हमारी डाइट हो उसमें रफेज भी होनी चाहिए यानी जो रेशा होता है वो होना चाहिए, और वाटर होना चाहिए गुड क्वांटिटी यानी अच्छी क्वांटिटी में। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर अच्छी मात्रा में होते हैं और पानी और रफेज भी मिलता है, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इस डाइट से हमारा बॉडी का ग्रोथ अच्छा होता है में और बॉडी मेंटेन रहती है और हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? या आपको लगता है कि जो भी एज के लोग हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, उन सबको एक ही तरह की डाइट उनके लिए सबके लिए ठीक है? डू यू ऑल्सो थिंक that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमें बैलेंस डाइट में चाहिए वो उस जो हम दिन भर में काम करते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए? यानी जो लोग कम काम करते हैं उनको कम न्यूट्रिशन की जरूरत है और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की खाने की जरूरत है।
तो लिखा है कि प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, यानी आप एक चार्ट बनाएं उन आइटम का जो भी आपने एक हफ्ते में खाया है. चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. तो जब आप चार्ट बनाओगे उसमें आप ये सारे के सारे आइटम लिखोगे जो आपने एक हफ्ते में खाए हैं, और फिर चेक करेंगे कि जो आइटम आप खा रहे हैं उनमें किस आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है, और आपको सभी न्यूट्रिएंट्स एक दिन में या लगभग एक दिन में एक के आसपास पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा पूरा, फैट्स और विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स आपको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. नेक्स्ट लिखा है पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idli, a combination of flours, thepla, misi roti from cereals, pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. यानी कि जो दालें होती हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, मूंग की दाल है या चना है, उसके स्प्राउट्स हैं, या जो हम इडली वगैरह खाते हैं, इडली सांबर, और जो आटे होते हैं, आटों का कॉम्बिनेशन जिससे हम मिस्सी रोटी बनाते हैं या थेपला बनाते हैं, या दालें या अनाज, या केले में, पालक में, सत्तू में, जैगरी यानी गुड़ में, जो वेजिटेबल्स होती हैं अवेलेबल उनमें, और इस तरह के सभी फूड्स में सब कुछ होता है, सारे पोषक तत्व पूरे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. ये जो हमने आपको ये भी फूड बताए हैं ये सब नॉर्मल फूड हैं, और ये सारे के सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए हमारे को बहुत एक्सपेंसिव डाइट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत महंगा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम ये सब खाना खाते हैं, इस तरह का खाना जो इसमें लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. यानी जो खाना हम खाते हैं, सही प्रकार का जो हमने ऊपर लिखा है खाना, वही खाना बहुत ठीक सारा, सिर्फ वही खाने से बात नहीं बनेगी, लेकिन वो खाना अच्छे से कुक भी होना चाहिए, यानी पका हुआ भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. यानी उसके जो पोषक तत्व हैं वो हम खोए नहीं, इसलिए वो ढंग से पका होना चाहिए. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस. क्या आपको पता है कि कुछ आइटम्स में, कुछ खाने के आइटम्स में उनके जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब हम उनको पकाते हैं तो उनमें वो न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं. इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, सब्जियां और फलों को अगर हम छीलने और काटने के बाद में वॉश करें, तो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. यानी अगर हम सब्जियों और फ्रूट्स को काटें और या छीलें और काटें और उसके बाद में धोएंगे, तो हो सकता है कि उसके जो कुछ विटामिन्स हैं वो पानी के साथ निकल जाएं, धुल जाएं और उसमें से निकल जाएं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और इसी तरह से राइस और दालों में, चावल और दालों में भी जो विटामिन होते हैं, ज़्यादा धोने से विटामिन और मिनरल्स उनसे भी रिमूव हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं उसमें से भी. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सबको पता है कि जब हम खाने को पकाते हैं तो वो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है खाने का, और दूसरा
वो पचाने में आसान हो जाता है क्योंकि उसको हमने पका दिया है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसके साथ साथ ही कुकिंग, जब हम खाने को पकाते हैं तो उसमें से जो कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो भी खाने के पकाने के साथ साथ खत्म हो जाते हैं उस फूड के अंदर, यानी हमें नहीं मिल पाते। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे आवश्यक जो प्रोटीन हैं और मिनरल्स हैं वो अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करें कुकिंग के दौरान और उस पानी को फिर निकाल दें तो बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन्स वो खाने में से पानी के साथ चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो इसलिए खाने को लिमिटेड पानी में पकाना चाहिए, और जो खाना जब हम एक बार जो जिस खाने में हमने पानी डाला है वो पानी को फेंकना नहीं चाहिए पकाने के बाद। जैसे कि चावल को हम उबालते हैं तो कुछ लोग उसका जो पानी होता है वो निकाल देते हैं, तो उसे निकालने से उसके विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल सब चले जाते हैं। इसी तरह से विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो अगर हम उसको गर्म करते हैं किसी भी खाने को, जैसे कि नींबू को गर्म किया या आंवला को गर्म किया या जिन आइटम में विटामिन सी होता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं या पकाते हैं तो विटामिन सी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। इसलिए ये बेहतर होगा कि हम जो फ्रूट्स हैं यानी कि फल और कुछ कच्ची सब्जियां अपनी डाइट में ले लें, यानी अपने आहार में कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएं सलाद के तौर पर, ताकि विटामिन सी और मिनरल्स और जो दूसरे विटामिन हैं उनमें वो हमें आराम से मिल जाए और वो पकाने के कारण खराब नहीं हो। अब बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। बूझो को लगने लगा, ये बूझो है जो ये मोटा सा लड़का है, इसको लगता है कि जो फैट्स होते हैं खाने में सिर्फ वही अगर हम खाएं तो भी चलेगा। A कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। यानी बूझों को लगने लगा कि शायद एक कटोरी अगर हम फैट खाएं यानी कि घी या बटर इस तरह की चीज़ खाएं एक कटोरी भर के, या एक कटोरी भर के चावल कार्बोहाइड्रेट खाएं, चावल या रोटी खाएं, तो दोनों में फैट जो ज़्यादा एनर्जी देगा, जो बटर है वो ज़्यादा एनर्जी देगा, इसलिए हमें ऐसा खाना चाहिए। सो ही एट नथिंग बट रिच फूड, ताकि उसने फिर सिर्फ फैट ही खाया यानी रिच फूड खाया, और इनफैक्ट फ्राइड फूड लाइक समोसा और पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। और उसने सिर्फ समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा ही खाया और उसने नॉर्मल रोटी नहीं खाई। डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको क्या लगता है कि वो सही है? क्या वो सही कर रहा है सिर्फ मिठाई या पकोड़े या तली हुई फ्राइड चीजें खा के? नो, ऑफ कोर्स नॉट। यानी कि वो सही नहीं कर रहा है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यानी अगर हम सिर्फ जो ये फैट वाले फूड है, तले हुए फूड, समोसा, पूड़ी, कचौरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, अगर हम यही चीज खाएंगे तो हम हम मोटे हो सकते हैं, यानी हमारे को मोटापे की बीमारी आ जाएगी। ये मोटापा भी एक बीमारी है जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, यानी आप खूब मोटे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बूझो है, ये बूझो इतना मोटा हो रहा है क्योंकि इसने फालतू की चीजें यानी सिर्फ कचौरी वगैरह खाया है, इसको इसने बैलेंस डाइट नहीं ली है, जो संतुलित आहार होता है वो नहीं खाया है। अब इसके बाद है 2.4 में डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते और कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स या मिनरल्स या प्रोटीन की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो उसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां लग सकती हैं, यानी डिजीजेस लग सकते हैं। उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कमी के कारण बीमारी, किसी चीज की कमी होने के कारण बीमारी। तो हम पढ़ सकते हैं
A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. एक इंसान को हो सकता है बहुत कुछ खाने को मिल रहा हो, लेकिन हो सकता है उसको एक आधा कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम मिल रहा हो, यानी कोई एक पोषक तत्व या तो विटामिन, कोई एक विटामिन कम मिल रहा हो, या कोई एक मिनरल कम मिल रहा हो, या कोई फैट कम मिल रहा हो, या प्रोटीन्स कम मिल रहे हो, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है या बीमारी हो सकती है. इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो अगर उसको एक न्यूट्रिएंट बहुत लंबे समय तक नहीं मिले तो उसको हो सकता है उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाए, यानी उसकी बॉडी में उस तत्व की, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, पोषक तत्व की. तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. तो किसी एक या और ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से हमारी बॉडी में डिजीज, बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. जो बीमारियां हमें होती हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं, जो लंबे समय तक अगर हम वो पोषक तत्व नहीं मिलते तो ऐसी बीमारियां होने को हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, यानी कमी के कारण बीमारी. If a person does not get enough proteins in his her food for a long period, she is likely to have stunted growth. अगर किसी इंसान को पूरा प्रोटीन नहीं मिलता है बहुत लंबे समय तक, तो उसकी जो ग्रोथ है, यानी जो उसकी वृद्धि होनी है, वो कम हो जाती है और उसका फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाता है, यानी उसके फेस में सूजन आ जाती है. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी उसके जो बाल हैं उनका रंग बदली हो जाता है. उसकी उसको स्किन की बीमारी यानी त्वचा की कोई रोग लग सकता है, या उसका पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long time period of time, the growth may stop completely. तो अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बहुत लंबे समय तक कम मिले, तो उसको उसको जो ग्रोथ होती है, यानी उसकी जो वृद्धि होनी होती है उसकी बॉडी की, वो बिल्कुल रुक जाती है. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to walk. He or she may not be able to walk. तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है, तो वो इंसान पतला हो जाता है बहुत ही, और वीक हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, और वो वॉक भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता. तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3. और अलग अलग विटामिन्स या मिनरल्स की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो उसकी वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं, या कमी हो सकती है किसी चीज की. तो वो जो बीमारियां हैं उनकी लिस्ट दी हुई है विटामिन्स और मिनरल्स के कारण जो बीमारियां होती हैं, उसकी लिस्ट दी हुई है टेबल 2.3 में, जो हम नीचे देखेंगे. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. अगर हम एक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लेते हैं, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, सभी तरह के मिनरल्स, विटामिन्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, पानी अच्छा मिले, तो लोगों को ये डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी, यानी कमी के कारण होने वाली बीमारियां नहीं होगी. इन दिस चैप्टर we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common. यानी इस चैप्टर में हमने ये चेक किया अपने आप से कि जो अलग अलग जगहों पर खाना खाते हैं, जितनी भी तरह का, मतलब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग खाना जो खा रहे हैं, उन सब में कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो पोषक तत्व हैं वो सब में हैं, सारे खानों में. चाहे वो साउथ इंडिया का खाना हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो सभी फूड्स में हमको मिल रहा है अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं किसी भी तरह के खाने की, किसी भी जगह के खाने की. तो अब हम देख लेते हैं
This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by the body. यानी चाहे हम किसी भी स्टेट में खाना खाएं, जो अगर हम एक उस स्टेट की कोई एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट रहती है और न्यूट्रिशंस अगर हमारी बॉडी को पूरे मिलते हैं तो हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये जो टेबल 2.3 है इसमें लिखा है कि जो विटामिन एंड मिनरल्स के कारण जो डिजीजेस होती हैं उसके बारे में इस टेबल में दिया है। तो सबसे पहले है विटामिन मिनरल्स, जिसकी वजह से कोई डिजीज हो सकती है कमी होने से। वो क्या डिजीज है वो यहाँ लिखा है इसमें, और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं यानी उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है वो यहाँ लिखा है। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, यानी आंखों से दिखना कम हो जाता है, यानी पुअर विजन होता है, दिखना कम हो जाता है। लॉस ऑफ विजन ऑफ इन डार्कनेस होता है, यानी रात को दिखना कम हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, रात में और दिन में दोनों समय बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी एक डिजीज होती है, यानी बीमारी होती है, वो हो जाती है जिसमें कि मसल्स वीक होती हैं, मांसपेशियां वीक हो जाती हैं और बहुत ही कम एनर्जी बचती है इंसान को काम करने के लिए। विटामिन सी से की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी एक बीमारी है, डिजीज है, जिसमें दांतों के जो मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलता है, और जो हमारे घाव होते हैं वो बहुत टाइम लगते हैं भरने में उसको। इसी तरह से विटामिन डी जो है वो रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो हो जाती है, जिसमें बोन्स जो है हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। इसी तरह से कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके होता है, यानी हमारी हड्डियां जो हैं वो चटकने लगती हैं और उनमें कमी होने लग जाती है कैल्शियम की, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं हड्डियां और दांत भुरने लगते हैं। इसी तरह से आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, जो गले में एक फूल सा जाता है, गला फूल जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, यानी वो सूजन आ जाती है गले में। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो आयोडीन की कमी से बच्चों में दिमाग में जो है कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। इसी तरह से आयरन जो है लोह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे कि हमें कमजोरी हो जाती है, यानी वीकनेस हो जाती है। एनीमिया मतलब होता है जिसमें हमारे को ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, आयरन कम होने की वजह से, उससे हमें वीकनेस हो जाती है, यानी कमजोरी हो जाती है। तो ये हमने एग्जैक्टली क्या क्या है वो हमने पढ़ लिया है। अभी हम ये देख लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब है जो जिसमें कि हमारे पास सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें खाने को मिलते हैं इन राइट क्वांटिटी, यानी सही क्वांटिटी में हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स खाने को मिलते हैं। ऐसे ही बेरी बेरी इज एक डिजीज है जो कि विटामिन B1 की वजह से होती है, जिसमें कि मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी बचती है काम करने के लिए। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंसेस हैं जो हम खाते हैं, जो कि हमको राइस, आटे में, सभी तरह के अनाज में मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमको एनर्जी देते हैं। अब ये एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो चीज होती है जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है बॉडी को। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना सारा काम करते हैं। इसी तरह से फैट्स भी वो हैं जो कि हमें ऑयल या फैटी फूड से मिलते हैं, जो जैसे कि ड्राई फ्रूट खाने से, बटर, मिल्क से, एग से, जो हमें जो एक न्यूट्रिएंट मिलता है उसको फैट बोलते हैं। और फैट भी एनर्जी देता है हमको, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ऐसे फैट्स भी एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट में एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन फैट की और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी में फ़र्क होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा लेना चाहिए और फैट थोड़ा कम। इसी तरह से मिनरल्स
मिनरल्स ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, तत्व हैं जो कि हमें वेजिटेबल्स वगैरह से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी हमको जो बहुत जरूरी चीजें हैं खाने के अंदर, खाने से जो मिलती हैं, जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती हैं, बढ़ाती हैं और हमें एनर्जी देती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व बोलते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं और हमें बॉडी को बढ़ने में मदद करते हैं। रफेज, रफेज रेशा होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे फूड में, जिससे कि हमारे को पेट में बल्क बनता है, यानी कि खाना की क्वांटिटी दिखती है और जिससे कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकलने में आसानी होती है। स्कर्वी एक डिजीज है जो विटामिन सी की वजह से होती है और इसमें दांतों में से, मसूड़ों से खून आता है और जो जख्म होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हमारे। स्टार्च, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट एक तरह का है जो कि पोटैटो में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी देता है। ऐसे विटामिन्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं, जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो ये कीवर्ड्स थे जो हमने किए हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड पार्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सेकंड चैप्टर जो है कंपोनेंट ऑफ फूड, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।